हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उसमें मेनली 3 पॉइंट पे फोकस किया गया है। नंबर 1, जो आपके 1 सितंबर 2014 से पहले के जो कर्मचारी हैं उनको जो है वो इसमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। नंबर 2, जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनको जो है वो थोड़ा बहुत लाभ दिया जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जो अभी कार्यरत है उनको जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन असमंजस की स्थिति अभी ये बनी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उसमें जो है वो पेंशनरों की मिनिमम पेंशन कितनी होगी, किस आधार पर जो है वो अपनी मिनिमम पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पेंशनरों के जो उनके अपने विचार हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तरह तरह के जो है वो पेंशनरों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो यही है कि जो मेन पॉइंट है, व्हाट विल बी द मिनिमम पेंशन फॉर ऑल पेंशनर्स नाउ। अब जो है मिनिमम पेंशन सभी पेंशनरों की कितनी होगी, ये जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो खड़ा कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और जो कैलकुलेशन की गणना है यहाँ पे एक आपके जयकांत कुमार पांडा जी है, इनके द्वारा जो है यहाँ पे एक कैलकुलेशन की गई है जिसमें कि ये बता रहे हैं कि सैंपल कैलकुलेशन डिटेल की गई है इनके द्वारा, जिसमें इन्होंने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताई है जो 15,000 जो पेंशनेबल सैलरी थी 15,000 रुपये, उसके ऊपर इन्होंने कैलकुलेशन की है। जैसे कि मंथली पेंशनेबल सैलरी एवरेज बेसिक प्लस DA फॉर लास्ट 12 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स /70, तो कैप्ड एट ₹15,000, नंबर ऑफ ईयर सर्विस कैप्ड एट 35 ईयर्स, मैक्सिमम मंथली पेंशन एज पर प्रेजेंट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप देख मैक्सिमम मंथली पेंशन एज पर प्रेजेंट प्रैक्टिस ₹15,000 इंटू 35/70 इक्वल टू 7,500। प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन टू EPS 95 8.33% ऑफ पेंशनेबल सैलरी 8.33% of ₹15,000 to ₹1,249.99. If pensionable salary ceiling of ₹15,000 is removed, that is actual basic plus DA. तो यहाँ पे बेसिक प्लस DA आपका 70,000, नंबर ऑफ ईयर सर्विस 35 ईयर्स, मंथली पेंशन 70,000 इंटू 35/70, तो ये बनते हैं 35,000। Contribution to EPS 95 if selling is removed 8.33% of ₹70,000, तो ये बनते हैं 5,831 रुपीज़। डिफरेंस अमाउंट टू पे टू EPS 95 5,831 माइनस ₹1250 इक्वल टू 4,581 रुपीज़। Similar to this ₹4,581 every month difference amount to be paid to EPS 95 amount from EPS 1995। तो इस कैलकुलेशन को जो है वो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं विनायक भगत जी। इनका कहना है कि योर कैलकुलेशन इज़ इनकरेक्ट। तो जो इन्होंने कैलकुलेशन करके दी है उसको भी जो यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। तो आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2016 के रिटायर हुए लोगों की पेंशनेबल सैलरी 60 महीने की एवरेज से निकाली गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गणना 12 महीने के आधार पर होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या इसे पेंशनरों की रिटायरमेंट की डेट से बकाया राशि मिलेगी? पा रहे कि हेमराज दरंगवाल जी, इन्होंने जो है यहाँ पे इसका जो है वो उल्लेख किया है, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि आज मैं 2022 के बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर जहाँ तक मुझे मालूम है स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह फैसला दिल्ली केरल हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ और एग्जम्प्टेड इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है। जो 31/8/14 वाले लोगों को अनएग्जम्प्टेड इंस्टीट्यूशन के लोगों को RC गुप्ता के केस 3302 और 33 2015 के अनुसार पेंशन मिल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो EPFO ने 22/8/2014 को 11/4 के अनुसार बदलाव किए थे, उन्हें अमेंडमेंट्स को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कुछ बदलाव भी किया है। अनएग्जम्प्टेड इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी को शेयर व नियोक्ता दोनों का ही शेयर EPFO के पास रहता है, अतः उसका फैसला RC गुप्ता जी के केस के अनुसार हुआ है जो फाइनली अटेन कर चुका है। दोस्तों, इस फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि 31/8/2014 वाले लोग पेंशन के हकदार नहीं है, बल्कि यह कहा है कि यह फैसला
1/9/2014 वाले लोगों के लिए है, इसीलिए 31/8/2014 वाले इसका लाभ नहीं ले सकते। 31/8/2014 के लोगों की पेंशन का निर्णय RC गुप्ता जी के अनुसार ही होगा। अब वस्तुस्थिति यह है कि 11/3 को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है। यह 31/8/2014 के एम्प्लॉय के लिए है, जबकि 1/9/2014 के एम्प्लॉय के लिए 11/4 अमेंडमेंट की कट ऑफ डेट फैसले से 4 महीने तक के लिए 31/8/2014 के पहले के रिटायरीज को 11/4 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अमेंडमेंट से पहले रिटायर हो गए थे। अब सवाल यह उठता है कि EPFO 1/9/2014 के बाद के रिटायरी से 11/4 एक्सेप्ट करता है या नहीं, जबकि 11/4 के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित है और दूसरी ओर 11/3 वालों के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं है। अब वर्तमान कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी हायर पेंशन के रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो गई है और उनके पास 26/11, 11/3 और 11/4 सबमिट करने का रास्ता साफ हो गया और उन्हें हायर पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी 1/9/2014 के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें 15,000 के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब EPFO का रुख क्या होता है ये देखने की बात है। अगर वो रिटायरी से 11/4 स्वीकार करता है तो कानून रिटायरी से 11/3 भी स्वीकार करनी होगी, क्योंकि 11/3 के लिए कोई कट ऑफ डेट निर्धारित नहीं है। मैंने कहा था कि यह इम्प्यूट जजमेंट है, क्योंकि EPFO रिटायरी व वर्तमान कर्मचारी दोनों ही EPFO के मेंबर उस पर साइलेंट है। EPFO के जायज़ हक न देने के लिए सभी प्रकार के कानूनी दांव-पेंच पिछले 6 साल से अपनाता चला आ रहा है। आपका जो है इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो है वो जो दूसरे पेंशनर है उनकी भी जो है वो हेल्प हो सकती। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।